सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 6 पार नज़र के पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। लेखक इस पाठ के माध्यम से अपनी एक काल्पनिक कहानी को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस काल्पनिक कहानी में उन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना की है और वो सजीव चित्रण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो प्रारंभ करते हैं पाठ 6 पार नजर के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? एक रास्ता था सुरंगनुमा, पतला सा। उस रास्ते पर किसी भी सामान्य व्यक्ति के आने जाने पर रोक थी। होता है ना कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ सामान्य लोगों का आना जाना मना होता है। तो इस सुरंगनुमा रास्ते में भी किसी के आने जाने की मनाही थी। कुछ ही चुनिंदा लोग थे जो इस रास्ते का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन छोटू के मन में बार बार इच्छा जागृत होती। एक दिन छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उस रास्ते की ओर बढ़ गया। फिर क्या हुआ? छोटू की मम्मी ने इस बात को देख लिया और फिर उन्होंने डांटना शुरू किया। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। छोटू, तुमसे मना किया है, उस रास्ते पर जाना मना है, अतः उस रास्ते की ओर मत जाया करो। तो छोटू के सवाल हो जाते हैं, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? तो फिर पापा उस रास्ते पर रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं? क्यों प्रतिदिन पापा उसी रास्ते का प्रयोग करते हैं? जब मैं नहीं जा सकता, कोई आम आदमी नहीं जा सकता, तो पापा उस रास्ते पर क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना होता है। फिर मम्मी ने छोटू के प्रश्न का उत्तर दिया कि पापा उस मार्ग से अपने व्यापार, अपने कार्य की ओर जाते हैं, इसलिए पापा को उस रास्ते पर जाना ज़रूरी है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। रोज इसी बात पर बातचीत होती थी छोटू और माँ के बीच। प्रतिदिन छोटू उस मार्ग से जाने का प्रयास करता था और प्रतिदिन माँ उसे रोकती थी और प्रतिदिन माँ उसकी बात का, उसके संदेह का समाधान करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। छोटू के घर से थोड़ी दूरी पर एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पिताजी इसी रास्ते का प्रयोग करते हुए अपने काम पर जाते थे। लेकिन कोई भी आम आदमी, आम मतलब सामान्य, कोई भी सामान्य व्यक्ति इस रास्ते का प्रयोग नहीं कर सकता था। उनको उस रास्ते पर जाने के लिए मनाही ही थी। चंद चुनिंदा लोग ही, कुछ ही चुनिंदा लोग उस रास्ते का प्रयोग कर सकते थे। सामान्य लोग उस रास्ते का प्रयोग नहीं कर सकते। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आज छुट्टी थी, छोटू के पिताजी घर पर बैठकर आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर छोटू चोरी छिपे अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड लेता है और फिर से उसी रास्ते की ओर चल देता है। किस रास्ते की ओर? सुरंग की ओर। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। लेखक कह रहे हैं वैसे तो लेखक की कल्पना के अनुसार छोटू की जो पूरी कॉलोनी थी वो कहाँ थी? ज़मीन के नीचे। और ज़मीन के नीचे से सुरंगनुमा रास्ते से होकर ऊपर की ओर देख सकते थे या ऊपर की ओर की जो दुनिया थी उसके बारे में जान सकते थे। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। इस सुरंगनुमा रास्ते के अंदर दिए थे। दिए के द्वारा ही इसमें प्रकाश हो रहा था और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। और क्या था? जो सुरंगनुमा रास्ता था उसका प्रथम चरण क्या था? एक बंद दरवाजा। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा क्या? जिसमें हम सिक्योरिटी पास लगाते हैं और वो उसे स्वीकार करता है और जिसके पश्चात दरवाज़ा खुल जाता है। तो उस दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू को पास मिल चुका था अपने पिताजी का। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू की इच्छा आज पूरी हो गई। छोटू ने सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। इधर से उसने क्या किया? जैसे एटीएम में हम कार्ड लगाते हैं, अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर छोटू ने
खांचे में सिक्योरिटी गार्ड डाला, दरवाज़ा खुला और सिक्योरिटी गार्ड जो था वो पास अंदर दूसरी तरफ मिल गया। छोटू ने उसे उठा लिया और दरवाज़ा क्या हुआ, बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी कि ये रास्ता जो था वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, यानी कि ज़मीन से ऊपर का सफ़र। तो लेखक की कल्पना के अनुसार ये सफ़र था ज़मीन के नीचे से सुरंग का, जो ऊपर की ओर की रास्ता बता रहा था। आज छोटू को इतने समय पश्चात ज़मीन से ऊपर के सफ़र करने का मौका मिल गया, मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। छोटू ने सुरंग के अंदर प्रवेश तो कर लिया, लेकिन सुरंग के अंदर जगह जगह निरीक्षण यंत्र यानी कि चेकिंग मशीन लगी हुई थी, जिसकी जानकारी छोटू को नहीं थी, जिसके बारे में छोटू को नहीं पता था कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ मुझे ट्रेस किया जा सकता है या यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मगर छोटू तो प्रवेश करके बड़े आराम से आगे की ओर बढ़ रहा था। छोटू के प्रवेश करते ही जो निरीक्षण यंत्र थे, जो वहाँ की सिक्योरिटी मशीन्स थीं, उन्होंने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। उसमें क्या हुआ, डाउट हुआ कि संदेह हुआ कि प्रतिदिन जो व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है, आज ये व्यक्ति कुछ अलग है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अब सवाल है कि वो तो सुरंग है, वहाँ साइंटिस्ट जा सकते हैं या एक निश्चित सीमा वर्ग उम्र के लोग जा सकते हैं, लेकिन छोटू तो अभी बहुत छोटा है। तो इतनी छोटे कद वाला व्यक्ति इस सुरंग के अंदर कैसे आया? तुरंत ही निरीक्षण केंद्र में इसकी तस्वीर ले ली गई और तुरंत ही क्या हुआ, छोटू का फोटो कैप्चर कर लिया गया और एक खतरे की सूचना आगे की ओर बढ़ गई। ये सारी गतिविधियां हो रही थी। छोटू तो मज़े में आगे बढ़ रहा था, छोटू को नहीं पता, लेकिन कैमरे ने छोटू का फ़ोटो कैप्चर किया। फ़ोटो कैप्चर करके आगे की ओर हस्तांतरित किया। आगे से छोटू की जांच हुई और इन सारे खतरे की जो सूचना थी वो छोटू को नहीं पता थी। आगे क्या होता है, लेखक कहते हैं इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी क्या हुआ, अचानक से सिपाही आए और उन्होंने आकर छोटू को पकड़ लिया और वापस उसे उसके घर छोड़ दिया। अब ऐसा क्यों हुआ कि सिपाही आए और सिपाही ने छोटू को छोटू के घर ही क्यों छोड़ा? क्योंकि छोटू के पिताजी उस सुरंगनुमा रास्ते से ही अपना कार्य करने जाते थे, तो उनकी पूरी डिटेल, उनकी पूरी जानकारी उस सभी लोगों के पास थी, जिससे आसानी से पता चल गया कि छोटू कौन है। तो उन पुलिस वालों ने, उन सिपाहियों ने छोटू को छोटू के घर वापस छोड़ दिया। घर पर छोटू का इंतज़ार उसकी माँ कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। जैसे ही छोटू घर पहुंचा, अब ये फिक्स था कि छोटू को डांट बहुत अच्छे से पड़ने वाली है। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना बहुत मुश्किल था। अगर उस वक्त छोटू के पापा वहाँ उपस्थित नहीं होते तो शायद छोटू मम्मी के हाथ से बहुत अधिक पिटाई खा लेता। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। छोटू के पिता ने कहा कि छोड़ो, इसे माफ़ कर दो, मैं इसकी समस्या का समाधान कर दूंगा। फिर ऐसी गलती है कभी नहीं करेगा और फिर दोबारा छोटू ऐसा प्रयास नहीं करेगा कि दोबारा उस रास्ते की ओर जाए। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। अब पिताजी विस्तार पूर्वक छोटू को अपने काम के बारे में और उस सुरंगनुमा रास्ते के बारे में बताने लगे। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकते। जो वहाँ का टेम्परेचर है, जो वहाँ का बॉडी हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार जो वातावरण है वो वहाँ नहीं है। इसलिए आम व्यक्ति उस रास्ते पर जाकर ठीक से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए कुछ ही लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाती है और उससे पहले भी उनको क्या होता है, उस चीज़ की ट्रेनिंग, उस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू ने सवाल करना शुरू किया। तो आप कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजमी था क्योंकि पिताजी ने कहा कि उस माहौल में कोई नहीं जी सकता, इसलिए छोटू के मन में ये सवाल आया और छोटू का सवाल भी उचित था। पिताजी बताते हैं,
मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर जाता हूँ, इसलिए मैं एक स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है और जो सूट मुझे पहनाया जाता है उससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर के ठंडे वातावरण से मैं अपने आप को बचा पाता हूँ। खास किस्म के जूते भी होते हैं जिससे मेरा चलना मुमकिन हो पाता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों के। छोटू के पिताजी बता रहे थे, एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर जीवन था और हम बिना किसी यंत्रों के उस ग्रह के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारे पुरखे मतलब पूर्वज, दादी बाबा और उनसे भी पूर्वज ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे धरती का वातावरण परिवर्तित होने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे उस समय, लेकिन वातावरण परिवर्तित होने से सब एक एक करके मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज। जड़ मतलब इस परिवर्तन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन। सूर्य की रोशनी में, सूर्य की ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ, जिसके कारण लोग वहाँ पर जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। आगे छोटू के पिताजी ने बताया कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों को पोषण मिलता है। लेकिन सूरज की परिवर्तन में सूरज से हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और इन्हीं तत्वों से जीवों को पोषण भी मिलता है। तो सूरज की ऊर्जा से हमें कई सारे लाभ भी मिलते थे, लेकिन जब उष्णता की तीव्रता बढ़ जाती है तो जीवन संतुलित करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही हुआ कि सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले रूप का सामना करने में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए, मतलब कि वो वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम नहीं थे। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। और क्या हुआ? पेड़ पौधे, पशु पक्षी तो जीवित नहीं रह सके, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस कठिन परिस्थिति का सामना किया और इससे लड़ते हुए इसका समाधान भी निकाला। और समाधान क्या निकाला? कि मंगल ग्रह के ऊपर रहने की जगह उन्होंने धरती के नीचे अपनी एक दुनिया बसाई, अपना घर परिवार बनाया और वहीं पर अपने आवश्यक चीज़ों को भी इकट्ठा किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बनाया। हमारे पूर्वजों ने क्या किया? तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर ज़मीन के नीचे अपना घर बनाया। ज़मीन के ऊपर विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया? ज़मीन के नीचे रहने की ऐसी व्यवस्था की कि तकनीकी यंत्रों के द्वारा उन्होंने जितनी आवश्यक ऊर्जा होती है, जितनी आवश्यक शक्ति होती है, जितनी आवश्यक रोशनी होती है, उसका प्रयोग करने का एक साधन तैयार कर लिया। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। आगे बताया छोटू के पिता ने कि इन्हीं यंत्रों के माध्यम से आज ऐसा संभव हो पाया है कि हम ज़मीन के नीचे अपना जीवन जी पा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सभी यंत्र ठीक ढंग से अपने काम करें, इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। मुझ जैसे चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू के पापा कहते हैं कि जैसे मुझे ट्रेनिंग मिली है, ऐसे ही चुनिंदा मतलब कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया है और हम सब मिलके इन सभी यंत्रों की देखभाल करते हैं ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। फिर छोटू कहता है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू के मन में जिज्ञासा जागृत होती है और वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की तो अपने बेटे की इच्छा सुनकर उनके पिताजी ने कहा, बिल्कुल,
मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खूब पढ़ना पड़ेगा और अपने मम्मी पापा की बात को सुनना पड़ेगा। ये बात माँ ने दोहराई। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का जो वातावरण था बदला बदला सा था। अगले दिन हुआ, छोटू के पापा ऑफिस चले गए। वहाँ जाकर देखा जो कंट्रोल रूम था जहाँ पर सभी यंत्रों को नियंत्रित रखा जाता था, वहाँ का जो वातावरण था वो थोड़ा बदला बदला था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ ने प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करके बताया। जो लोग अपनी ड्यूटी पूरी करके घर वापस जा रहे थे, उन्होंने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए बताया कि स्क्रीन पर एक जो बिंदु दिख रहा है वो कुछ अलग है। वह बताने लगा कि यह आसमान का तारा नहीं है। ये जो बिंदु दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, यह आसमान का कोई तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी एक जगह पर अड़िग नहीं है, अपनी एक जगह पर रुका नहीं है, अर्थात ये तारा नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। पिछले कुछ घंटों में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर अगर अपने यंत्रों के निरीक्षण की तरफ ध्यान दें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हमारी ही तरफ, हमारी धरती की ही तरफ बढ़ता जा रहा है, अतः ये कोई तारा नहीं है। तो फिर दूसरे ने अपना विचार स्पष्ट किया कि कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है, कोई स्पेस तो नहीं है। छोटू के पिता ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, दूसरे व्यक्ति ने कहा जो शिफ्ट पूरी करके जा रहे थे, कि हमें भी ऐसा संदेह है, हमें भी ऐसा डाउट है। अब आप इस पर बराबर ध्यान रखिए। जैसा संदेह आपको है वैसा संदेह हमें भी है। हम इस पर रात से नज़र रख रहे थे, अब आप इस पर नज़र रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब छोटू के पापा इस बात की कल्पना करने लगे कि ये क्या हो सकता है, और उनके मन में कौन कौन से सवाल आने लगे। ध्यान से सुनिए। क्या सच में ये अंतरिक्ष यान होगा? अगर अंतरिक्ष यान होगा तो कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह हैं जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है? जैसे हम मंगल ग्रह पर रहते हैं, ऐसे और भी कोई ग्रह हैं जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है? ये कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? मतलब छोटू के पिता के मन में कई सारे सवाल थे। कोई और ग्रह पर जीवन है तो कहाँ है? और है तो वो इतना डेवलप हो गया कि वो अंतरिक्ष यान छोड़कर दूसरे ग्रह का पता लगा रहा है। वैसे तो हमारे पूर्वज भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया करते थे। छोटू के पिता सोचने लगे हमारे पूर्वज भी इतने ज्ञानी थे कि वो अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया करते थे, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, जिसके कारण उनके पास सीमित साधन रह गए थे। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो, क्योंकि अगर हम इन अंतरिक्ष यानों का प्रयोग करें तो उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? आवश्यक मात्रा में ऊर्जा। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देख सकता। अब क्या है, एक साइंटिस्ट के मन में यही आता है ना कि कोई भी नई चीज़ आए तो मैं इसको बहुत पास से देखूं, इसके बारे में जान सकूं। वही इच्छा छोटू के पिता के मन में भी जागृत हुई। हाँ, अगर इसी तरफ काश में से और नज़दीक से देख सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो ये संभव होगा कि हम इसको और अधिक पास से देख सकेंगे। छोटू के पिता ये सब देख रहे थे और सोच ही रहे थे कि अचानक अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। उस अंतरिक्ष यान से, उस स्पेस से एक हाथ बाहर निकला और उसकी लंबाई जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पिताजी ने जो ऑब्जर्वेशन था वो लगातार जारी रखा। जैसे जैसे परिवर्तन आते जा रहे थे वो वैसे वैसे उन हरकतों को लिखते जा रहे थे और आगे की ओर सूचित किए जा रहे थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अब अर्जेंट ही एक सभा बुलाई गई जो उस कॉलोनी का ध्यान रखते थे, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते थे जिससे कि मंगल ग्रह के नीचे का जीवन में कोई समस्या ना आए। अध्यक्ष ने अपने भाषण देना प्रारंभ कर दिया कि हाल ही में एक जानकारी मिली है जिससे पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं।
इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, मतलब कि दो अंतरिक्ष यान हैं जो मंगल ग्रह की तरफ चल रहे हैं, जिसमें से एक यान है जो हमारे ही आसपास चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़ा गया है। जो समिति के अध्यक्ष थे वो जितनी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की उसके अनुसार सभी सूचना सभी लोगों को दे रहे थे कि दो यान हैं जो मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं, एक यान लगातार हमारे आसपास चक्कर काट रहा है, और कंप्यूटर के अनुसार जो हमें सूचना मिली है वो ये कि ये आसपास के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। अगर ये हमारे दोस्त बनकर आए हैं तो हमें इनका स्वागत कैसे करना है, अगर ये हमारे शत्रु बन के आए हैं तो हमें इनसे कैसे लड़ना है। ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें ऐसी योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लगातार जो कॉलोनी के प्रबंध समिति है उसमें कौन कौन है और अपने क्या क्या सुझाव देते हैं। तो अध्यक्ष ने अपनी बात कह दी और नंबर 1 से बात करना प्रारंभ किया। नंबर 1 कौन थे? जिनके ऊपर कॉलोनी की सुरक्षा की सभी जिम्मेदारी थी। तो नंबर 1, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ों को इकट्ठा किया और बोलना शुरू किया, क्योंकि नज़र तो नंबर 1 भी रख रहे थे, वो सिक्योरिटी गार्ड थे उस कॉलोनी के। तो उन्होंने अपने सभी कागज़ों को इकट्ठा किया और कागज़ों को समेटते हुए कुछ बोलना शुरू किया। अब उन्होंने क्या बोला? इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। सिक्योरिटी ने नंबर 1 ने कहा कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इन दोनों यानों को जलाकर खाक कर दें, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। क्या होगा? हम इस अंतरिक्ष यान को अगर जला देंगे तो क्या होगा कि हमें कोई भी जानकारी पता नहीं चलेगी। अंतरिक्ष यान को बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर दें, ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि हम इन्हें मजबूर करके अपनी धरती पर उतार लें और तो हम इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे साधन नहीं हैं। अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद पे खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता हम में अवश्य है। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्षमता है कि हम इसको जलाकर खाक कर दें, लेकिन इससे हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं होगी। हम इनको ख़राब करके ज़मीन पर उतारें तो इतनी क्षमता हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो हम इनकी क्षमता को अवश्य रोक सकते हैं और उसके बाद हम इन्हें अपनी ही धरती पर स्थिर रख सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में यंत्र हैं, किसी तरह के जीव सवार नहीं है। और सुरक्षाकर्मी ने नंबर 1 ने यह भी बताया कि जैसा मुझे लगता है, मेरे अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में इस स्पेस में किसी भी तरह के जीव, किसी भी तरह के लोग सवार नहीं हैं, केवल इसमें मशीन ही है जिसके द्वारा हमारी धरती का निरीक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले। तो नंबर जो 2 थे, नंबर 1 कौन थे? सुरक्षाकर्मी, जिनके ऊपर सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नंबर 1 की बात को सहमति दी और कहा कि मुझे नंबर 1 की बात सही लगती है। हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अगर हमने यंत्रों को खराब कर दिया तो खतरा यहाँ भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे इस ग्रह पर भी लोग रहते हैं और यहाँ पर भी जीवन है, और वो उसके बारे में फिर और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी राय क्या है कि हम सिर्फ अवलोकन ही करते रहें। नंबर 1 ने कहा जला दें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कहा कि वो स्वयं धरती उनको ख़राब करें, ये भी क्षमता हमारे पास नहीं है। स्वयं धरती पर आ जाएं तो हम इनको ख़राब करके यहाँ पर रोक सकते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि नंबर 1 की बात सही है, लेकिन अगर हमने इनको बेकार करके यहाँ रोका तो भी खतरा बढ़ सकता है। और ख़तरा कैसे बढ़ेगा कि दूसरे ग्रह के लोगों को पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पर, हमारे ग्रह पर भी जीव रहते हैं। तो मेरे हिसाब से हम इसको कुछ नहीं करते हैं, केवल हम इसका अवलोकन करते रहते हैं, केवल हम इनका
ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। नंबर 2 कहते हैं कि जहाँ तक हमें लगता है कि जहाँ तक हो हमें अपने अस्तित्व को अपने बारे में छिपाए ही रखना है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर रहते हैं। जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े बड़े यान भेज सकते हैं यदि उन्हें पता चल जाए कि हमारे यहाँ भी जीवन संभव है। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे कि इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि जिसका लाभ उठाया जा सके। तो जो ये नंबर 3 थे ये इनका चल रहा है। ये बता रहे हैं नंबर 3 जो अध्यक्ष महोदय की तरफ से कि मेरे हिसाब से हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना है क्योंकि जिन लोगों ने आज ये यंत्र भेजा है कल इससे भी बड़े यंत्र भेज सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि हमारे ग्रह पर किसी भी तरह की कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं है। ऐसा संबोधन नंबर 3 ने किया जो कि एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे और उन्होंने किससे ये निवेदन किया? अध्यक्ष महोदय से। तो नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे उन्होंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया। नंबर 3 ने अध्यक्ष महोदय से ये दरख्वास्त की। तो मेरे हिसाब से हम केवल इनको ऑब्ज़र्व करते हैं और इनको गलतफहमी में रखने की कोशिश करते हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष महोदय कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। अध्यक्ष साहब ने फ़ोन उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित किया। फ़ोन पर सारी बात सुनी। उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमशः एक हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। अब एक अंतरिक्ष यान हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और वो दिन छोटू के लिए एक बहुत ही आनंदवर्धक दिन था। क्यों? क्योंकि छोटू को जिस चीज़ की इच्छा थी, जिस बात की इच्छा थी, आज उसके साथ वही होने वाला था। आज पापा छोटू को कंट्रोल रूम में अपने साथ ले जाने वाले थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमशः एक साफ नज़र आ रहा था और छोटू के पापा के कंट्रोल रूम से वो अंतरिक्ष यान एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू जैसे ही पहुँचा छोटू के मन में अनेक सवाल बोलने लगे। छोटू ने कहा कि इसके अंदर क्या होगा पापा? अभी नहीं बताया जा सकता। उसके पिताजी ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, अभी केवल दूर से ही नज़र रखी जा रही है और उसके बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और हम सबका ध्यान लगातार उस पर बने हुआ है और हमने उसके हर एक अंग पर अपना नियंत्रण भी कर रखा है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पिता ने बताया कि हम लगातार उसको देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है अभी हम नहीं कह सकते। उसके प्रत्येक अंग पे हमारा नियंत्रण है। हम जब चाहें तब उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब समय आएगा तभी हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। उन्होंने छोटू को एक रिमोट दिखाया जिसके ऊपर कई सारे बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब अंतरिक्ष यान के अंदर से एक यांत्रिक हाथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो तार जैसा रहता है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। लगातार उस हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। वो क्या करना चाह रहा था कि मंगल ग्रह की मिट्टी तक आकर ज़मीन तक आकर वहाँ से कुछ मिट्टी के नमूने लेना चाह रहा था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। सभी लोग स्क्रीन पर ये साफ साफ देख पा रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। सभी लोग स्क्रीन पर लगातार ध्यान से देख रहे थे। सबका ध्यान उस यंत्र की तरफ था कि उसका अगला कदम क्या होगा। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति वहाँ पर ऐसा था जिसका ध्यान इस यांत्रिक हाथ पर नहीं था बल्कि कहीं और ही था। और वो कौन था? छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल
एक का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। क्या था, छोटू तो बच्चा था और ये कंसोल पर उसको कई सारे बटन दिख रहे थे, जिसमें एक लाल रंग का बटन था जो छोटू को अपनी ओर बार बार आकर्षित कर रहा था। छोटू अपनी इस इच्छा को रोक नहीं पाया और फिर उसने अपने आप को रोकते रोकते भी क्या किया, उस बटन को दबा दिया और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। अचानक से जैसे ही उसने बटन दबाया, सब खतरे की घंटी बज गई और सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद दिया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल था और छोटू की एक गलती से बहुत बड़ी समस्या जन्म ले सकती थी। तो फिर पापा ने गुस्से में छोटू को एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में रख दिया और जैसे कि लाल बटन था उसको वापस वैसे ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान से उस यांत्रिक हाथ की जो हरकत थी वो सहसा मतलब अचानक रुक गई। यांत्रिक हाथ की जो हरकत थी वो अचानक रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। इधर क्या था, मंगल ग्रह पर पृथ्वी जो अंतरिक्ष यान था उसकी हरकत रुक गई थी और उधर मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान की हरकत रुकी और वहीं पृथ्वी पर न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ आने लगी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा एक रिपोर्ट आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और वो रिपोर्ट क्या थी, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग। जो अंतरिक्ष यान मंगल की धरती पर उतरा था उसका नाम क्या था, वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। मंगल ग्रह पर जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था वो ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि कल्पना की गई थी, जैसे कि उसको बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश उसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया है। नासा के टेक्नीशियन नासा के जो इलेक्ट्रिशियन थे वो इस बारे में जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यांत्रिक हाथ में क्या हुआ है और इसको दुरुस्त मतलब ठीक कैसे किया जाए, और वो इस चीज़ का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा गया कि नासा के टेक्नीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे उस अंतरिक्ष यान यानी कि वाइकिंग को फिर से ठीक कर दिया है और वह सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करना आरंभ कर दिया है, मतलब जगह जगह पर उसने मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू कर लिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं और पृथ्वी पर जो वैज्ञानिक हैं वो दूसरे ग्रह की मंगल ग्रह की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। पृथ्वी के वैज्ञानिक इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वास्तव में भी मंगल ग्रह पर भी वैसे ही जीव हैं, वैसे ही लोग रहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं, क्या उनका अस्तित्व है या नहीं। लेकिन यह प्रश्न तो आज के समय में भी एक रहस्य बना हुआ है कि मंगल ग्रह पर जीव है या नहीं।